में हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा सिलेबस, ठीक है। सिलेबस भी देखेंगे एंड पीवाईक्यूज भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। और एक बात अब मैं तुम्हें बता दूं, इसे पढ़ने के बाद तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्लियर। तो चलो शुरू करते हैं। सो पहला यूनिट 1 है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। सो देखो, बिजनेस में कम्युनिकेशन क्या होता है? वैसे तो कम्युनिकेशन यही होता है कि इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, फैक्ट्स, फीलिंग्स या फिर ओपिनियंस, अपने व्यूज, अपने थॉट्स वगैरह, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट करना, यानी कि ट्रांसफर करना। यानी कि एक जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन करना है, यानी कि वो बातचीत कर रहा है, जो इंटरेक्शन कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो बिजनेस फील्ड में कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या होता है बिजनेस फील्ड में? तो जो बिजनेस फील्ड में होता है वहां पे तुम्हें बहुत फॉर्मली बोलना पड़ता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़े यूनिट से तुम बात कर रहे हो, फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हो, फिर तुम कोई मीटिंग्स है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, तो वहां पे कैसे बातचीत करेंगे, है ना। तो यही इसमें हम बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, है ना, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में हमें बात करना है। सो चलो बताती हूँ आगे। सो मीनिंग है ऑफ कम्युनिकेशन। Communication is the process through which information, ideas, facts, feelings, and opinions are transmitted from one person to another with the objective of creating common understanding. यानी कि जो communication होता है एक ऐसा process है जिसके थ्रू कोई सी information, कोई ideas या फिर thoughts हो गया, opinions हो गया, कोई fact हो गया, कोई feeling हो गया, है ना। तो ये सब होता है एक person से दूसरे person तक पहुंच रहा है ना, ट्रांसफर हो रहा है किसी भी मीडियम के थ्रू, है ना, किसी भी मीडियम के थ्रू। और उस मीडियम को क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन चैनल बोल सकते हो उसे। सो यानी कि वो, और ये क्या करती है? अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। क्या करती है? अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन क्यों करा जाता है? प्लानिंग करने के लिए, यानी कि अपने बिजनेस डील्स वगैरह कैसी करनी है ना, उन्हें, और मतलब बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है ना, कैसे ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, और कंट्रोलिंग वगैरह एक्टिविटीज है ना, कैसे करना है। तो जो एक इन्वेस्टर हो गया, जो बिजनेस वगैरह में जितने में जो मतलब जो लोग होते हैं ना, क्या होते हैं, जो लोग होते हैं वो सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होता है? इट एक्ट्स एज द फाउंडेशन ऑफ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक जो कम्युनिकेशन होता है वो फाउंडेशन होता है प्लानिंग का। प्लान करते हैं इसमें चीज़ों को, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज का। अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? कैसे प्रोसेस चलता है कम्युनिकेशन का? तो पहले सेंडर होता है जो कि मैसेज क्या करता है? स्टार्ट करता है और भेजता है, ठीक है। सेंडर यानी कि जो भेजता है मैसेज को। द पर्सन हु इनिशिएट्स द मैसेज, जो पर्सन जो स्टार्ट करता है उसे सेंडर बोलते हैं। द सेंडर मस्ट हैव द क्लैरिटी ऑफ द आइडियाज। अब उसे पता ही नहीं होगा कि उसे क्या भेजना है, क्या बोलना है, तो कैसे वो भेजेगा, ठीक है। तो सेंडर मस्ट हैव द क्लैरिटी ऑफ द, है ना, आइडियाज विच दे नीड टू सेंड टू द किसे, रिसीवर को, है ना। मतलब जो उसे भेजना है उसे वो पता होना चाहिए, है ना, सेंडर को, यानी पता होना चाहिए कि उसे, कि रिसीवर को उसे क्या भेजना है। सो वही स्टार्ट करता है। क्या करता है? सेंडर क्या करता है? मैसेज स्टार्ट करता है। और मैसेज क्या होता है? मैसेज कोई इन्फॉर्मेशन हो गया, या कोई भी आइडिया हो गया, या कोई थॉट हो सकता है मैसेज, जिसे मतलब जिस पे इंटरेक्शन करना है, बातचीत करनी है ना, कम्युनिकेट करना है जिस पे, तो तुम्हारा मैसेज हो गया। इनकोडिंग मतलब आइडियाज को कन्वर्ट करना सिंबल या फिर किसी वर्ड या फिर गेस्चर्स में, है। सो यानी कि एक तरीके से रिप्लाई करना हो गया ना उसका। सो आइडियाज को कन्वर्ट कर दिया सिंबल, वर्ड्स और गेस्चर में, तो इनकोडिंग करना। चैनल क्या होता है? चैनल एक ऐसा मीडियम होता है जिससे मैसेज क्या होता है? भेजा जाता है। जैसे कि या तो ओरल वे में भेजा जा सकता है, या तो रिटर्न वे में भेजा जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वे में भेजा जा सकता है। तो जैसे कि मान लो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, तो तुम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, तो तुम अगर वॉइस नोट भेज रहे हो तो वो तुम्हारा ओरल हो गया ना, बोल के भेज रहे हो। अगर तुम मैसेज टाइप करके भेज रहे हो ना, टाइपिंग करके मैसेज भेज रहे हो, तो वो रिटर्न हो गया। एंड इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक यानी मान लो वीडियो कॉल्स करो तो उसको तुम कर सकते हो, इसमें ले सकते हो। रिसीवर क्या होता है?
रिसीवर यानी कि जो कि मैसेज पे क्या करता है, रिएक्ट करता है, जिसके पास मैसेज जिसके पास जो सेंडर होता है वो मैसेज भेजता है और जो मैसेज रिसीव कर रहा होता है तो होता है रिसीवर। डिकोडिंग द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज, यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू जो रिसीवर होता है वो इंटरप्रेट करते हैं मैसेज को, है ना, समझता है मैसेज को। सो वो हो गया। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकोडिंग, है ना, डिकोड करता है जो रिसीवर होता है वो मैसेज को डिकोड करता है इस डिकोडिंग के थ्रू। फीडबैक क्या होता है, यानी कि रिसीवर के रिस्पॉन्स को बोलते हैं फीडबैक, यानी कि वो सेंडर को क्या फीडबैक दे रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये हो गया फीडबैक, जो कि ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है या फिर नहीं, या फिर फेल है कम्युनिकेशन, या फिर ढंग से नहीं हो पाई बात, है ना, समझ नहीं आया। तो रिसीवर यानी फिर यानी कि जो मैसेज सेंडर ने भेजा वो रिसीवर को समझ में ना आए तो ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होएगी ही नहीं, है ना, तब तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। लेकिन अगर जो सेंडर ने मैसेज भेजा है और रिसीवर को समझ में आ गया, उसे, है ना, उसे उसने रिस्पॉन्स कर दिया, तो उसे यानी कि इसका मतलब होगा कि कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल है। अब नॉइस क्या होता है, नॉइस का मतलब होता है कोई सा भी अनप्लेजेंट साउंड हो गया जो किसी को पसंद नहीं आता है, जैसे कि बहुत सारा मतलब तेज जो साउंड्स होता है ना, लाउड स्पीकर बहुत तेज तेज बजे तो वो भी नॉइस सा ही लगता है, या फिर कोई सा भी अनप्लेजेंट साउंड हो गया तो उसे बोलते हैं नॉइस, यानी कि एनी डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट्स द क्लैरिटी ऑफ द मैसेज, यानी कि नॉइस मान लो कि ऐसा कोई सा भी डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से मैसेज में क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो क्लैरिटी नहीं दे रही है मैसेज का, है ना, तो वो नॉइस हो गया, उसकी वजह से क्या हो रही है, क्लैरिटी में अफेक्ट हो रहा है। अब कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, सो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ वगैरह के लिए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन करना। सो हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में, है ना, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डिसीजंस मिलके लेते हैं ना, एक ग्रुप में बातचीत वगैरह होती है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह में डिसीजन मिलके लेना होता है, ग्रुप में लेना होता है। और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करते हैं ना कम्युनिकेशन से। और मैनेजरियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, यानी कि मैनेजर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, एक स्मूथ फ्लो इंश्योर करता है इंफॉर्मेशन का, और किसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशंस को हेल्दी बनाता है। अब बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो मैनेजमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो ढंग से हो ही नहीं सकता है ना, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जगह का मैनेजमेंट ढंग से हो ही नहीं पाएगा बिना कम्युनिकेशन के, बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो ज़रूरी होता है कि कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। सो कम्युनिकेशन मस्ट बी इफेक्टिव। सो टाइप्स का होता है, सो पहला तुम्हारा हो गया वर्बल, वर्बल यानी कि वर्ड्स का यूज करा जा रहा है इसमें। सो इसमें ओरल कम्युनिकेशन आते हैं, यानी कि अब फेस टू फेस बातचीत हो रही है, बोल के बात कर रहे हैं फेस टू फेस, या फिर किसी मीटिंग में, या फिर इंटरव्यूज में, या फिर फोन पे बातचीत हो रही है, तो ये सब बोल के बात कर रहे हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन हो गया। इसका फायदा होता है तुरंत फीडबैक मिल जाता है ना, तुरंत रिप्लाई मिल जाता है, तुरंत बोल भी दिया, तुरंत समझ लिया, और फिर तुरंत रिप्लाई भी मिल गया। एक पर्सनल टच रहता है, डिस्कशंस वगैरह के लिए इससे ज़्यादा सही रहता है, तुरंत फेस टू फेस अगर बात हो गई है ना, या फिर वीडियो कॉल हो गया, टेलीफोन पे बात हो गया, फोन पे बात हो गया, इंटरव्यूज वगैरह में, मीटिंग्स वगैरह में, वरना वरना मान लो मैसेज भेज के बात कर रहे हैं तो कब तक पहुंचेगा, तो टाइम लग जाता है उसमें, और कब तक वो देखे फिर रिप्लाई करे। इसका नुकसान क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, यानी कि अब एक बार बातचीत कर ली तो कर ली, फिर वो बात में ना उसका बाद में उसका रिकॉर्ड थोड़ी रहता है। लेकिन अगर लिखा है तो या मान लो, लेकिन अगर कम्युनिकेशन रिटन वे में है तो उसका रिकॉर्ड रहता है, वो एक जगह रहता है, लेकिन बोले हुए मतलब कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन में थोड़ी रिकॉर्ड रहता है। सो यहाँ पे परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता, और मिसअंडरस्टैंडिंग के भी चांसेस होता है कि मतलब बोला तो कुछ गलत समझ ले, लेकिन लेकिन रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न में होता है कि मतलब रिकॉर्ड होता है, लिखा होता है, तो समझ में आ जाता है ढंग से। लेकिन बोलने बोलने में होता है कभी कभी समझ नहीं आता, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो गलत समझ लेता है। रिटन कम्युनिकेशन तो बता दिया, जो रिटन वे में होता है ना, लिख के मैसेज भेज रहे हो, टाइप करके मैसेज भेज रहे हो, या फिर किसी लेटर के थ्रू या ईमेल के थ्रू, रिपोर्ट्स हो गया, नोटिस हो गया, तो एग्जांपल्स हो गई है, तो ये हो गया रिटन कम्युनिकेशन। इसका सेकंड टाइप हो गया, इसके फायदे होते हैं, रिकॉर्ड रहता है, लीगल वैलिडिटी होती है इसकी, है ना, इसलिए कई लीगल में क्या होता है, रिटन ही तो होता है, ताकि रिकॉर्ड रहे, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, समझ में आ जाता है, प्रीसाइज होता है, क्लियर होता है, कॉन्साइज होता है।
इसका नुकसान क्या होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लगता है इसमें लिखने में वगैरह में, और ना जल्दी से फीडबैक भी नहीं आता, बहुत टाइम लग जाता है कब मैसेज किया और कब रिप्लाई किया, यानी कि किसी को तुमने सुबह मैसेज किया और उसने रात में रिप्लाई किया, तो बहुत और टाइम टेकिंग भी होता है, और रिप्लाई यानी कि सुबह भेजा हुआ रिप्लाई को ये रात मतलब भेजा हुआ मैसेज को रात में रिप्लाई करा, तो लैक ऑफ इमीडिएट फीडबैक हो जाती है, बहुत लेट रिप्लाई वगैरह मिलना, तो नुकसान हो गया। नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल वर्बल होता है कि बिना शब्दों का, बिना वर्ड्स का यूज करे करे बातचीत करना, तो कैसे करेंगे, इशारे करके या फिर कहे ना बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, पोस्चर के थ्रू, है ना। अब जैसे कि होता है ना, तुम किसी को बुला रहे हो तो तुम हाथों से बिना बोले हाथों से इशारा कर देते हो आने, मतलब किसी को बुलाने के लिए, और या फिर या फिर तुम ना मान लो कोई तुम किसी को जानते हो तो तुम फेशियल एक्सप्रेशन के तुम स्माइल कर देते हो, तो तुम कम्युनिकेशन कर लेते हो किसी की जानकार से ना, तो ये सब क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसका डिफरेंट फॉर्म्स होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, और इनफॉर्मल में क्या होता है, डज नॉट फॉलो ऑफिशियल चैनल्स, यानी ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो नहीं करता तो इनफॉर्मल हो गया, करता है तो फॉर्मल। इंक्लूड करता है ग्रैपेवाइन कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड में क्या होता है, फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर, यानी कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक का फ्लो रहता है अपवर्ड में, और डाउनवर्ड में सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स, यानी कि जस्ट उल्टा, तो डाउनवर्ड हो गया। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल, यानी कि जो सेम लेवल पे जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, सो उनके बीच में होता है जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन पे बैरियर्स कब आते हैं, जब यानी कि जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तब बैरियर्स होंगे कम्युनिकेशन पे, यानी कि ये क्या होता है, बैरियर्स आर ऑब्स्टिकल्स दैट प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो बैरियर्स वो एक रुकावट होता है, बाधाएं होती है जिससे जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत इंटरेक्शन होता है किसी दो लोगों के बीच में या किसी यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुपों के बीच में, तो वो ढंग से नहीं हो पाती है, तो उसे बोलते हैं बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ गए हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स। सो पहला टाइप है लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी कि यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, लैंग्वेज डिफरेंसेस, एम्बिग्यूटी इन मीनिंग, यानी कि अब कई ना जैसे किसी ने कोई वो वर्ड बोला उसी का कई मीनिंग होता है और सामने वाले को समझ में ना आए, तो लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया। या फिर अब मान लो बहुत जगह के ना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं, फिर तुम किसी दूसरे जगह जाते हो, दूसरे देश में जाते हो, तो उनका लैंग्वेज डिफरेंट होता है, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो या फिर तुम है ना, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा तुम्हारी लैंग्वेज वगैरह, और उन्हें भी तुम्हारी समझ में आएगी, तुम्हें भी उनकी नहीं समझ में आएगी लैंग्वेज, तो हो गया लिंग्विस्टिक बैरियर्स। तो लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर्स को बोलते हैं, फिर किसी भी बोलने से रिलेटेड बैरियर्स को बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स, यानी कि और या फिर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करे, मुश्किल वर्ड यूज करे, तो ये भी लिंग्विस्टिक बैरियर्स में आ जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कि जो जो ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं ना, तो बिहेवियरल जो बैरियर्स आ रहा है उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कि इमोशंस, यानी तुम किसी इमोशंस ना समझ पाना, तो ये हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो फिर कम्युनिकेट कैसे करेंगे, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मैंने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे तो सामने वाला बातचीत करे और दूसरा वाला रिप्लाई ही नहीं करे, बोल ही नहीं रहा कुछ, तो ये होगा लैक ऑफ इंटरेस्ट। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आता है एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट सोच होता है, परसेप्शंस होता है ना, बहुत लोगों में डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं, किसी में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो किसी में नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना, तो इससे भी क्या होता है, कम्युनिकेशन में बहुत असर पड़ता है, तो ये हो गया बैरियर। और ये हम प्रीजस हो गया इंटरपर्सनल बैरियर्स, तो इंटरपर्सनल बैरियर्स को एक इंसान किसी से है ना, किसी से बात कर रहा है और उसने ढंग से बात नहीं करी, किसी भी रीजंस के वजह से, पर्सनल रीजन से कुछ भी, है ना, क्योंकि उसे मतलब कोई दिक्कतों की वजह से या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सब चीजें इसमें आती है। कल्चरल बैरियर्स, अब कल्चरल बैरियर्स में क्या आता है, यानी कि किसी का जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल अजप्शंस है या फिर सोशल बैकग्राउंड है, तो कल्चरल बैरियर्स आ जाएंगे, या फिर डिफरेंट यानी फिर उनके वैल्यूज जो बिलीव्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है, सो इसमें क्या आ जाएगा, कल्चरल बैरियर्स में आ जाएगा ये सब चीजें। अब फिजिकल बैरियर क्या हो गया, नॉइस, डिस्टेंस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अब किसी से बातचीत कर रहे हैं
और लाउड स्पीकर बज रहा है, ठीक है, तो बातचीत नहीं हो पाएगी ना ढंग से, समझ में नहीं आएगा, तो ये सब क्या हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया। या फिर डिस्टेंस की वजह से कई बार होता है आवाज वगैरह नहीं आती, प्रॉब्लम आता है ना, या फिर नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं, या फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी कभी भी। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इसमें बैरियर आ जाएगा। टू मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को बहुत सारे लेवल्स हैं, तो टीम वर्क वगैरह सब समझ नहीं पा रहे वो सब, ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आ जाए, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो बैरियर आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में, है कैसे जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या कर रही है, बिजनेस को आगे लेके जा रही है, ऊंचाई तक पहुंचा रही है ना, ग्लोबलाइजेशन वगैरह हो गया, और कैसे इफेक्टिव बना रही है ना। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन लेके वो आगे मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन में। और इसके फायदे क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजीली डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है ना, डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, और ग्लोबल कनेक्टिविटी बहुत सही रहती है, मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी कि मतलब एक वो दूसरे मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से भी तुरंत कनेक्शन बना सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, बातचीत कर सकता है, तो बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हो चुके, बहुत विद इन अ सेकेंड्स ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईटी के थ्रू बहुत फास्ट हो चुका है ये सारी चीजें। मॉडर्न क्या क्या टूल्स आ गए हैं, कम्युनिकेशन टूल्स, जैसे ईमेल, यानी कि फॉर्मली यूज करा जाता है ऐसे कम्युनिकेशन के लिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज करा, इसे मैसेज करने के लिए यूज करा जाता है फॉर्मल वे में। और बहुत तुरंत मैसेज करना हो ना, तो तुरंत जीमेल खोला और तुरंत किसी को मेल कर दिया, तो ये बिजनेस वगैरह में बहुत ही है ना फॉर्मली यूज करा जाता है, और तुरंत मैसेजेस में ट्रांसफर होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, यानी कि फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना, तो वीडियो कॉल्स वगैरह पे, तो इसे बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो यानी कि कोई इंसान कितना भी दूर है, या फिर किसी दूसरे कंट्री में कितना भी दूर कहीं भी है, 7 समुंदर पार भी चल जाए तो भी बातचीत हो सकती है। ये तो एक अच्छी इन्वेंशन है ना। तो तो फेस टू फेस क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चाहे कितने भी डिस्टेंस पे हो। तो ये हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो जो कि फॉर्मली यूज करा जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, ऐसे ना दूसरे दूसरे इन्वेस्टर, दूसरे कंट्रीज के, और जो फाउंडर्स वगैरह होते हैं, तो है ना, अपने एम्प्लॉयज कंपनीज वगैरह से बातचीत करी है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही बातचीत करते हैं ज्यादातर। और जिनकी मीटिंग्स वगैरह होती है वो भी ऐसे ऑनलाइन ही होता है ज्यादातर। और सोशल नेटवर्किंग यूज फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड ब्रांडिंग, यानी कि किसी ब्रांड प्रमोशन हो गया, फिर नेटवर्किंग है ना, प्रचार वगैरह करने के लिए, फिर नेटवर्क बनाने के लिए, तो क्या यूज करा जाता है, सोशल नेटवर्किंग। फिर ये सब चीजें बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत काम आता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ई कम्युनिकेशन क्या होता है, ई कम्युनिकेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या ये बिजनेस में, कैसे, इट सपोर्ट्स ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस को बहुत सपोर्ट करता है, इससे डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है, इंप्रूव भी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को एनहेंस करता है, इंप्रूव करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहता है, तो उसी में भी एडवांटेज प्रोवाइड करता है। सो हमने ये पहले यूनिट में पढ़ा, जो कम्युनिकेशन होता है वो बैकबोन होता है किसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और कैसा करा जाता है, फॉर्मली करा जाता है, ऑफिशियल वे में करना होता है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसे बैकबोन बोला जाता है। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन बोला जाता है कम्युनिकेशन को, बिजनेस कम्युनिकेशन को। तो हमने इसमें इसका प्रोसेस समझ लिया, टाइप्स, बैरियर्स और रोल समझ लिया। नेक्स्ट यूनिट है तुम्हारा यूनिट 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग, इंटरव्यूइंग स्किल्स, नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल मैंने तुम्हें बता दिया था, यानी कि बिना शब्दों का यूज करे क्या करना, बातचीत करना, एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी है ना, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, बॉडी मूवमेंट के थ्रू, तो ये सब नॉन वर्बल में आता है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेनफोर्सिंग वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन में भी ये हेल्प आउट करता है, एक्सप्रेस करने के लिए इमोशंस, एटीट्यूड, इंटेंशंस को।
अब बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, ये फिजिकल मूवमेंट इंक्लूड करता है और पोस्चर्स को इंक्लूड करता है कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है। कम्युनिकेशन के दौरान ये हेल्प करता है फिजिकल मूवमेंट्स में एंड पोस्चर्स में, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जो होता है यानी कि जो तुम्हारा फिजिकल मूवमेंट्स है या फिर पोस्चर्स है, तो तुम्हारा वो क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस शो करता है, नर्वसनेस रिफ्लेक्ट करता है। अब कोई इंसान मान लो बैठा है तो और वो नर्वस है, तो है ना, तो अपने हाथों को बार बार वो मतलब बार बार अपने हाथों को टच कर रहा है या फिर बार अपने पैरों को बार बार हिला रहा है ना। तो इससे मान लो, तो इसमें ये पता चल जाता है ना उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो नर्वस है ना, क्या है, नर्वस है वो। तो इससे कॉन्फिडेंस और ये सब चीजें पता चल जाती हैं। एक्सप्रेसेस इमोशंस, तो इससे इमोशंस भी एक्सप्रेस हो जाते हैं अपने। अब मान लो कोई हाथों से थम्स अप कर दिखाता है, तो उसका मतलब वो ओके होता है, उससे पता चल जाता है। सो इससे ये सब बॉडी लैंग्वेज में आता है। किसमें आता है, बॉडी लैंग्वेज में आता है। सपोर्ट करता है ये स्पोकन वर्ड्स को। और फर्स्ट इंप्रेशन इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है, फर्स्ट इंप्रेशन इन्फ्लुएंस करता है। अब काइनेसिक्स क्या होता है, काइनेसिक्स देखो, सो जो काइन वर्ड होता है ना, ये काइन वर्ड काइनेटिक्स से आया है, और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जो बॉडी मूवमेंट्स होता है, ठीक है। तो यानी कि बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसे बोलते हैं काइनेसिक्स। इसके एलिमेंट होते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, जो कि इमोशन जैसे कि हो गए एक्सप्रेस करना, हैप्पीनेस, एंगर, फियर, है ना, गुस्सा, डर, खुशी। गेस्चर्स हो गए जैसे कि हाथों के मूवमेंट हो गए या फिर पैरों के या फिर आर्म्स के, है ना। पोस्चर जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन हो गया, सिटिंग पोजीशन हो गया, तो पोस्चर हो गया वो सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन। आई कांटेक्ट, जिससे की वजह से ना, जैसे मान लो तुम आई कांटेक्ट करते हो तो कॉन्फिडेंस का पता चलता है उससे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ना, या तो नर्वस हो या फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, अटेंटिवनेस पता चलता है। सो ये सब एलिमेंट्स में आ गए, ठीक है। इफेक्टिव काइनेसिक्स इम्प्रूव क्लैरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो अगर काइनेसिक्स जो है तुम्हारा इफेक्टिव रहेगा, जो तुम्हारा बॉडी मूवमेंट है ना, ये सब इफेक्टिव रहेगा, तो उससे क्या होगा, क्लैरिटी ज्यादा पता चलेगी, क्लैरिटी होगी एक चीजों की, और कम्युनिकेशन पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोक्सिमिक्स क्या होता है, प्रोक्सिमिक्स यानी कि स्टडी ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। यानी कि अब कोई इंडिविजुअल जो बातचीत कर रहे हैं ना, दो लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं, तो उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो उसकी स्टडी करना है ना। यानी कि उनके बीच में बहुत डिस्टेंस और उन्हें बातचीत करनी है, वो बातचीत कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी को प्रोक्सिमिक्स बोलते हैं। सो कैसे डिस्टेंस हो सकते हैं, इंटीमेट डिस्टेंस हो सकता है, पर्सनल डिस्टेंस हो सकता है, सोशल डिस्टेंस हो सकता है, पब्लिक डिस्टेंस हो सकता है। In business communication, maintaining appropriate distance ensure professionalism and comfort. यानी डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है ना, प्रोफेशनलिज्म में, है ना, बिजनेस में जरूरी होता है, एक स्पेस देना, डिस्टेंस देना तो जरूरी होता है। तो इसे हो गया टाइप ऑफ डिस्टेंस। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, इट रेफर्स टू हाउ समथिंग इज सेड एंड नॉट व्हाट इज सेड। इसका मतलब होता है कि कौन सी चीजें बोलनी है, कौन सी चीजें नहीं बोलनी है, यानी कि वट यू शुड स्पीक एंड वट यू शुड नॉट, है ना। सो ये सब, सो इसकी एबिलिटी को बोलते हैं, यानी कि इसकी एबिलिटी नहीं, यानी कि कैसे ये चीजें होती हैं, तो इसे पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। एलिमेंट्स क्या आते हैं, यानी कि कैसे बोली जा रही है, कैसे नहीं बोलना, यानी कि क्या और क्या चीजें क्या रखना है। तो इसमें एलिमेंट हो गया टोन ऑफ वॉइस। नहीं तो फॉर्मली वॉइस, मतलब फॉर्मली बात करो, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बात करो, तो तुम्हें टोन थोड़ा अपना कैसे रखना चाहिए, अपना पिच, अपना वॉल्यूम, स्पीड कैसे होना चाहिए, है ना। पॉजेस कैसे होने चाहिए, यानी कि ज्यादा पॉजेस भी नहीं, जिससे पता चलेगा कि नर्वसनेस है, कॉन्फिडेंट नहीं है। वॉल्यूम ज्यादा हाई नहीं रखनी, ज्यादा लो नहीं रखनी, है ना, मीडियम रखना है, न्यूट्रल रखना है चीजों को। पिच हो गया, ये सब चीजें डिपेंड बहुत इम्पैक्ट डालती है ना कम्युनिकेशन में। सो इससे भी बैरियर आ सकते हैं। सो ये सब चीजें जरूरी होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्पीच हो गया, जैसे कि जल्दी नहीं बोलना बहुत, और धीरे भी नहीं, और कितने देर तक बोल रहे हो, है ना, ये सब चीजें भी इसी में आती है। हेल्प करते हैं इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए इफेक्टिवली। इफेक्टिव लर्निंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है कि कैसे मैसेज कोई समझ रहा है, रिसीव कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है उस पे, उसके, है ना, यानी कि फिर उससे मतलब समझने के बाद कैसे आंसर कर रहा है। तो ये हो गया लिसनिंग, यानी कि सुनने के बाद कैसे वो मैसेज को, कि किसी इंसान मतलब दूसरे इंसान को कुछ बोला, तो फिर दूसरे इंसान ने उसे सुनने के बाद, जैसे मतलब सुनने के बाद कैसे मैसेज उसके मतलब बात को कैसे रिसीव करा,
कैसे समझा और उस पे क्या रिस्पॉन्ड करा, तो ये हो गया एक एक्टिव प्रोसेस लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग। हाँ, तो जो उसने सुना ना, जैसे बोलते हैं लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग, फिर उसमें बाद में रिस्पॉन्स करेगा। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? फुल अटेंशन पे करना होता है ना, इग्नोर नहीं करना होता, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना पड़ता है, इंटरेस्ट शो करना होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा तो फिर इफेक्टिव नहीं होगा ना कम्युनिकेशन। स्पीक बोलने वाले को इंटरप्ट नहीं करना होता, ढंग से उसकी बातों को सुनना होता है, एक्टिव लिसनिंग इसमें दिखानी होती है, और रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछना होता है और फीडबैक प्रोवाइड करना होता है या रिस्पॉन्स देना होता है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और रिस्पॉन्स हो देना भी चाहिए, ये नहीं कि दिया ही नहीं और दिया तो नेगेटिव दिया, ये भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्स दो और वो भी पॉजिटिव दो। तो ये इससे होता है इफेक्टिव लिसनिंग, और है ना, तो ये सब प्रिंसिपल होते हैं। फैक्टर्स जो कि अफेक्ट होते हैं करते हैं लिसनिंग को, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि किसी चीज नॉइज वगैरह की मतलब नॉइज आ रहा है, तो कोई किससे बात कर रहा है तो आएगा ही नहीं आवाज, तो वो कैसे, वो क्या कर सकता है इसमें, उसे तो उसे बोलने ही दिया था, लेकिन अब आवाज ही नहीं आया तो उसकी क्या है ना, गलती है। तो ये इससे क्या हो गया, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन से ना, एग्जाम्पल नॉइज हो गया। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, अब कोई इंसान किसी से बात कर रहा है लेकिन वो इसको उसकी बातचीत को समझ नहीं पा रहा, उसके थॉट्स फीलिंग्स को इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है, तो वो भी क्या ही कर सकता है ना, तो इससे क्या आ जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब कोई जानबूझ के इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो इससे भी बहुत अफेक्ट हो जाता है लिसनिंग। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेट हो गया, ठीक है, प्रीजुडाइज हो गया, इमोशनल स्टेट भी हो गया, ठीक है। इमोशनल स्टेट यानी कि पर्सन की इमोशनल स्टेट क्या है उस समय, है ना, वो कैसे मतलब क्या फील कर रहा है कोई पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, तो जो पर्सन है वो क्या फील कर रहा है। तो जैसे कि मान लो कि जैसे राम है, वो श्याम से बात कर रहा है और श्याम बहुत परेशान है, ठीक है, तो राम उससे बात करेगा तो वो ढंग से, तो श्याम है वो ढंग से रिप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी इमोशनल स्टेट अभी सही नहीं है, वो बहुत परेशान है। तो राम फिर सोचेगा कि इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, इसने तो मुझे ढंग से जवाब ही नहीं दिया, है ना, तो इससे क्या हो गया, मिसकॉन्सेप्शन हो गया ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अब राम को लग रहा है कि श्याम तो अच्छा नहीं है, तो ये इमोशनल स्टेट में है ना, तो ये ऐसे जो, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, है ना, लिसनिंग के, है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के भी। पुअर लिसनिंग लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन फेलियर, जिसके अभी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया ये सब चीजें। तो और लिसनिंग के क्या एक्सरसाइज हो सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं लिसनिंग स्किल्स को, ओरल सेशंस, यानी कि ओरल सेशंस करके, ग्रुप डिस्कशन से, ग्रुप में डिस्कशन वगैरह करने से, और उनकी बातचीत सुनने से, एक दूसरे की बातचीत सुनने से, या फिर वीडियो सेशंस करके, या फिर रिटन एक्सरसाइज करके, या फिर ओरल सेशंस वगैरह करके। रेगुलर प्रैक्टिस करने से, है ना, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हाई कंसंट्रेशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है, कॉम्प्रिहेंशन पावर बढ़ती है। इंटरव्यूइंग स्किल्स क्या होता है, तो ये एक ऐसा फॉर्मल इंटरेक्शन होता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच में, यानी कि जो ले रहा है जो इंटरव्यू ले रहा है उसे इंटरव्यूअर बोलते हैं, और जो दे रहा है उसे और जो इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, उसे इंटरव्यूई बोलते हैं, ठीक है। सो इनमें कंफ्यूज मत होना, बस जिसमें ई आर आ रहा है वो ले रहा है इंटरव्यू, और जो दे रहा है उसमें डबल ई आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो जॉब उसके लिए सुइटेबल है या नहीं है ना, जो इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए सुइटेबल है या नहीं है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, इंटरव्यूअर डिसाइड करेगा, तो वो इंटरव्यू लेता है ना, सो ये फॉर्मल इंटरेक्शन होता है। हाँ, अब अपीयरिंग इन इंटरव्यूज के लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो उसमें आता है अपने रिज्यूमे को रिवाइज करना होता है, जॉब की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ती है, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना होता है, और जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जहाँ पे वो इंटरव्यू देने जा रहा है ना कोई पर्सन, उसे उसका नॉलेज पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री, पास हिस्ट्री, है ना, उसका नॉलेज, मतलब नॉलेज उसकी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी की उस पर्सन को जो इंटरव्यू देने जा रहा है, उसे रिक्वायरमेंट्स पता होना चाहिए कि जो मतलब जो जिस जॉब के लिए वो जा रहा है ना इंटरव्यू देने, वो उसके लिए है भी कि नहीं, वो रिक्वायर मतलब उसके लिए मैचिंग है, जॉब है भी कि नहीं है, उससे उस इंडिविजुअल को उस जॉब की जरूरत है भी कि नहीं है, तो उसे रिक्वायरमेंट समझना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग वो जाता है इंटरव्यू वगैरह के लिए, और उसे रिज्यूमे अपना रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि रिज्यूमे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
और मेनली रिज्यूमे से ही पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के ड्यूरिंग क्या करना होता है, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, यानी कि बहुत स्ट्रेट बैठना होता है ना, स्ट्रेट बैठना होता है और ज़्यादा अपने हाथ पैर को नहीं हिलाना होता है। प्रॉपर अपने दोनों हाथों को एक साथ ऐसे रख के ना, पैरों पे ऐसे रख दिया प्रॉपर, और स्ट्रेट है एकदम, अपना फेस मतलब स्ट्रेट है ना, बॉडी स्ट्रेट है पूरा, और सामने है ना, आई कांटेक्ट शो करना होता है, एकदम प्रॉपर बैठे है ना। और फिर जो सवाल मतलब यानी कि पूछा जा रहा है, उसका जवाब देना होता है, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन करना होता है और कॉन्फिडेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ, कुछ भी गलत जवाब नहीं देना होता, कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना होता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है, मतलब गंदे तरीके से बात नहीं करनी हो, यानी कि वरना पहले निकाल दिए जाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू के दौरान। और एक बॉडी लैंग्वेज में ये भी आ सकता है कि तुम जा रहे हो तो तुम क्या, मतलब किस तरीके से ढंग से चल के जा रहे हो कि नहीं जा रहे, कैसे चलना, कैसे वॉक वगैरह करना भी है ना। अब तुम जा रहे हो, है ना, इससे पहले तुम आओ इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो तुम पहले क्या करोगे, कैबिन में जा रहे हो तो तुम पहले गेट को क्या करोगे, फॉर्मली ऐसे गेट को ना तुरंत नहीं घुस जाओगे, पहले मैं कम इन सर या मैम बोलोगे, ठकठकाओगे, तो ये सब इसी में आ जाता है, ठीक है। ये सब भी एक तरह से बॉडी लैंग्वेज में आ सकता है। अब इंटरव्यू के बाद पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, जैसे ये पॉजिटिव एटीट्यूड इंटरव्यू के ड्यूरिंग भी और इंटरव्यू के बाद भी करना होता है। और अगर अगर हो गया तो रिक्वायर्ड है अगर, तो फॉलो अप करना पड़ता है। अब रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्वालिफिकेशंस दिखा रहा है या फिर एक्सपीरियंसेस दिखा रहा है ना, एजुकेशन क्या रही है, क्या सर्टिफिकेशंस रही है, क्या स्किल्स है किसी, है ना, जो मतलब इंटरव्यू देने जा रहा है उसकी क्या स्किल्स है, उसके बारे में सब कुछ होता है उसमें, उसका ईमेल हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका अचीवमेंट, सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। उसने 10th 12th वगैरह क्या सब कुछ डिटेल, उसका पढ़ाई वगैरह का सब कुछ होता है। तो वो रिज्यूमे में होता है, उसके स्किल्स वगैरह, है ना, उसका वीकनेस, उसका स्ट्रेंथ। इसमें क्या कंटेंट्स होता है, पर्सनल डिटेल्स होता है, स्किल्स होता है, एक्सपीरियंस होता है, अचीवमेंट्स होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होता है। और रिज्यूमे क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी चीज़ें समझ में आना चाहिए, कुछ फालतू झूठ नहीं लिखना, और कॉन्साइज मैनर में होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है। लेटर ऑफ एप्लीकेशन, जो लेटर ऑफ मतलब तुम ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, रिज्यूमे के लिए क्या करते हो, जैसे मान लो जब तुम कोई काम, जैसे कि तुम्हें जैसे कोई मान लो तुम्हें कोई मतलब कोई ना किसी ने तुम्हें जॉब प्रोफाइल वगैरह भेजी, तुम पहले तो एप्लीकेशन वगैरह भरते हो ना, फॉर्म वगैरह फिल करते हो, तो वही उसी में आ जाता है, फिर तुम इंटरव्यू देने जाते हो ना अपना रिज्यूमे लेकर। इंपॉर्टेंस क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, सुटेबिलिटी ऑफ द जॉब को हाईलाइट करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स शो करता है ना। तुम एप्लीकेशन में है ना, तुम भेजते हो, जब तुम्हें भेजा जाता हो तुम उसका फिर रिप्लाई करके फीडबैक भेजते हो, फिर उसका तुम्हें कॉल आता है ना, और फिर वहाँ पे भी तुम अपना रिज्यूमे भेजते हो, लेटर एप्लीकेशन के साथ अटैच करके भेजते हो, और फिर तुम्हें रिप्लाई आता है, फिर तुम बात करते हो, तो फ़ोन पे भी बात करते हो, वो भी फॉर्मली ही करना होता है, और फिर मेल वगैरह भी करना पड़ता है। हाँ, और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न फॉर्म्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, तो ईमेल हो गया, बहुत फास्ट होता है, तुरंत है ना मेल कर दिया, जब मेल कर देते हो तुम, और या फिर तुम्हें भी जो मेल आते हैं वो भी बहुत तुरंत है ना, फास्ट होता है। ऑफिशियल फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होता है, इकोनॉमिकल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है ना, टाइम और कॉस्ट बचाता है, यानी कि किसी से आमने सामने से बात करा जा सकता है ऑनलाइन। सो यूनिट 2 में हमने पढ़ा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। यूनिट 3 है बिजनेस लैंग्वेज प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब बिजनेस लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए ना, यानी प्रोफेशनल होना चाहिए। सो प्रोफेशनल यूज करना लैंग्वेज का बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, उसे बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज। इट शुड बी फॉर्मल, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी कॉन्साइज, यानी कि तुमने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ा होगा ना, पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा तुमने, है ना। तो जैसे कि 7 C's होते हैं ना, क्लियर, कॉन्साइज,
और कौन सा और भी होते थे कई, तो वो सब वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो लर्न तो तुम करोगे नहीं वो, तो इतना ही लिख देना। इम्पोर्टेंस क्या होता है? इंश्योर करता है क्लैरिटी, एक्यूरेसी, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होती है, प्रोफेशनल इमेज बनता है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी में क्या करता है, हेल्प करता है ना, बेटर बनाने के लिए। इसमें क्लैरिटी, एक्यूरेसी मिलती है, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी अवॉइड होती है। वोकैबुलरी क्या होता है? किसी भी कम्युनिकेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी क्या होना चाहिए, वोकैब्स जो होने चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वोकैबुलरी होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो वोकैबुलरी होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि किसी किसी सेम वर्ड्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि एक्सेप्ट मतलब होता है, यानी कि दोनों को सेम ही तरीके से बोलता जाता है, तो यानी लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। यानी कि एक्सेप्ट मतलब होता है एक्सेप्ट करना, और EXCEPT का मतलब होता है ना कि इसे छोड़कर, अफेक्ट करना यानी कि अफेक्ट करना किसी चीज को, है ना, उस पर असर डालना, और इफेक्ट मतलब होता है असर, है ना, इसका मतलब असर डालना, और इसका मतलब होता है असर। प्रिंसिपल का मतलब होता है, यानी कि जो कॉलेज में होते हैं प्रिंसिपल या फिर स्कूल में होते हैं, और प्रिंसिपल का मतलब होता है फिर कि कोई सा सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल रूल हो गया कुछ, है ना। तो ये सब तो तुम्हें पता ही है, सो बस एग्जाम्पल देने के लिए था। फिर कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम से मतलब लगता रहता है, लेकिन ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ती है इसलिए। सो करेक्ट यूज करना बहुत जरूरी है, वो कैप्स का यूज करना क्लैरिटी के लिए और प्रोफेशनलिज्म के लिए। वर्ड जो कि कई बार मिस स्पेल्ड कर जाते हैं, गलत लिख दिया जाता है, जैसे कि एकोमोडेशन हो गया, सेपरेट हो गया, रिसीव हो गया, एनवायरमेंट हो गया। ये एग्जाम्पल है बस, इसे रीड कर सकते हो तुम पीडीएफ से, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए होगा ना तो तुम इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा प्राइसेस नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में तुम्हें मिल जाता है, और लेकिन अगर तुम लोग नहीं बाय कर सकते, फिर तुम्हें कोई फाइनेंशियल दिक्कतें वगैरह की वजह से नहीं कर सकते बाय, तो कोई बात नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। तुम इसे वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लेके तुम इसे अच्छे से देख सकते हो और लर्न कर सकते हो, और अपने आंसर में अच्छे नंबर ला सकते हो। सो कुछ कॉमन एरर्स इंग्लिश में हो जाते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हो जाते हैं, टेंस वगैरह गलत लिख दिया, स्पेलिंग्स गलत लिख दिए, या फिर प्रपोजिशंस गलत लिख दिए, है ना। कई बार है ना, ऑन की जगह इन लिख दिया, फिर इनके जगह ऑन लिख दिया, है ना, प्रपोजिशंस में भी बहुत सारे प्रपोजिशंस वगैरह लोग गलत यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई मान लो कि बोल रहा है कि मैंने शी हैड हर डिनर एट नाइट, ठीक है, तो इसका जगह किसने बोल दिया कि शी हैड हर डिनर ऑन नाइट, है ना, तो ये गलत हो गया ना। और जैसे कि टेंस में शी इज ईटिंग, जैसे कि वह खा रही है, लेकिन किसी ने लिख दिया शी वॉज ईटिंग, वो खा रही थी, तो गलत गलत हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं बस। तो अवॉइडिंग कॉमन एरर्स इंश्योर्स एक्यूरेट कम्युनिकेशन। सो मतलब छोटे छोटे दिक्कतों को, मतलब छोटे छोटे एरर्स को भी ध्यान रखना पड़ता है और अवॉइड करना पड़ता है, ताकि गलती ना हो और एक एक्यूरेट, एक सही तुम कम्युनिकेशन बिल्डअप कर सको, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्पेशली इन द रिटर्न चीज है, ठीक है। रिटर्न चीजों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में, रिटर्न है किसी भी फॉर्म, रिटर्न अगर ईमेल्स वगैरह हो गया, एप्लीकेशन हो गया, तो इनमें ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। बिजनेस के फील्ड्स में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो गया उसके लिए। अब ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है? ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज, अपने व्यू, अपने थॉट्स को, है ना, को वर्बली डिलीवर करना, है ना, ऑडियंस तक तो या लोगों तक पहुंचाना, वर्बली यानी कि बोलकर पहुंचाना अपने व्यूज, आइडियाज, थॉट्स, अपने मैसेज को, या कुछ भी, एक तरीके से स्पीच देना। तो ये हो गया ओरल प्रेजेंटेशन में। इम्पोर्टेंस क्या होता है ओरल प्रेजेंटेशन का? हेल्प करता है शेयर करने में इंफॉर्मेशन को, यानी कि अपनी बातचीत पहुंचाने में शेयर करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ऑडियंस को परsuade करता है, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है, बिल्डअप करते कॉन्फिडेंस को, लीडरशिप स्किल्स को इनहेंस करता है। अब लीडरशिप को बहुत जरूरी होता है ना कि अपने ग्रुप मेंबर्स को बातचीत कैसे अपने ग्रुप मेंबर्स को कैसे बातचीत वो समझाएगा, अपने कलीग्स वगैरह को, है ना, क्योंकि उसे ही पूरी चीज संभालना पड़ता है, वही इनिशिएट करता है, क्योंकि वो लीडर होता है। तो ये सब हेल्प भी करता है सब चीजों से, है ना, और ओरल प्रेजेंटेशन से लीडरशिप जो स्किल्स होती है वो इनहेंस होती है।
गुड प्रेजेंटेशन का क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है? क्लियर ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल स्ट्रक्चर, सिंपल लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, क्लियर मैसेज पहुंचना चाहिए, इफेक्टिव वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस इफेक्टिव होना चाहिए, ऑडियंस इंगेजमेंट यानी कि ऑडियंस की इंगेजमेंट उसमें होनी चाहिए, यानी कि जो ऑडियंस है वो क्या मतलब वो इंगेजमेंट दिखाना चाहिए, यानी कि वो ऐसे नहीं कि वो सुन ही नहीं रहा है वो और ऑडियंस को पसंद ही नहीं आ रहा, तो अगर पसंद नहीं आएगा तो सुनेगा ही नहीं, तो ऑडियंस इंगेजमेंट जो होता है वो जरूरी होता है, ठीक है। यानी कि मान लो मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ और तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, तुम लोग देख ही नहीं रहे हो, तुम लोग चले जा रहे हो, तो इससे ऑडियंस है ना, तुम लोग ऑडियंस हो तो तुम लोग क्या दिखा इंगेजमेंट नहीं दिखा रहे हो, लेकिन अगर तुम समझो को है ना, तुम समझ मतलब तुम लोग मतलब पढ़ के समझोगे है ना, तुम्हें समझ में आएगा, तुम वीडियोस को यानी कि तुम मतलब तुम्हें अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस तो तुम लाइक कर रहे हो है ना, शेयर या फिर सब्सक्राइब कर रहे हो या फिर रिप्लाई है ना कमेंट सेक्शन में कुछ बोल रहे हो, ठीक है, तुम पसंद आया तुम्हें वीडियो तो तुम थैंक्स वगैरह मान लो लिख रहे हो, तो ये क्या हो गया, तुम लोग क्या दिखा रहे हो, एंगेजमेंट दिखा रहे हो मेरी वीडियोस पे, तो इसका मतलब हो गया ऑडियंस एंगेजमेंट, है ना। तो ये गुड प्रेजेंटेशन का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, चीजों को सिंपल वे में समझाना होता है, यानी जैसे मान लो मैं तुम्हें चीजों को सिंपल वे में समझा रही हूँ है ना, और इसके इफेक्टिव वॉइस यानी कि मान लो कि अब वॉइस नहीं आएगी, मैं बोल रही हूँ लेकिन वॉइस नहीं आई, तो इसमें क्या हो गया, वॉइस इफेक्टिव नहीं हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए क्या होता है, वॉइस भी जरूरी होता है, और लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि चीजों को लॉजिकली समझाना और क्लियर होना चाहिए, जैसे कि मान लो जो ये चीजें हैं जो मैं समझा रही हूँ वो सब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर ऑब्जेक्टिव है, यानी कि मुझे पता है कि मुझे क्या चीजें बतानी है, समझानी क्या क्या एक्सप्लेन करना है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, ठीक है। प्रेजेंटेशन प्लान क्या होता है, तो मान लो अब तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है तो तुम्हें उसका पहले से प्लान करना होता है कि तुम्हें क्या बोलना है, क्या कैसे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है, तुम्हें कैसे ना ऑडियंस तुम मतलब सुनेगी उसे, और उसका क्या पर्पस है तुम्हारे प्रेजेंटेशन का, तो ये सब पता होना चाहिए। तो क्या होता है, स्टेप्स देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्पस, नोइंग द ऑडियंस एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, ठीक है, और रिहर्सल यानी जरूरी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी, बिजनेस वगैरह में ये सब चीजों का बहुत यूज होता है ना, जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया, पीपीटी हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, एक्सेल हो गया, तो इन सब चीजों का बहुत, ये डॉक्स हो गया है ना, इन सब चीजों का बहुत यूज होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। इसीलिए क्योंकि प्रेजेंटेशन वगैरह होती है ना और डॉक्यूमेंट वगैरह भेजते हैं, तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन फील्ड्स वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, तो ये सब यूज़ करा जाता है, ये सब टूल्स जो होते हैं ना यूज़ करा जाता है। पावर पॉइंट एक विजुअल टूल होता है, यानी कि विजुअली दिखता है ना ये, तो इसलिए विजुअल होता है जिसे तुम देख सकते हो। सपोर्ट करता है ओरल प्रेजेंटेशन, यानी कि तुम बोल के प्रेजेंटेशन देते हो और तुम पावर पॉइंट में है ना उसे शो करते हो ना, प्रेजेंटेशन को क्या कहते हो, शो करते हो और बोल बोल के शो करते हो, विजुअली दिखा के उसे, और तुम बोलते भी हो साथ में, तो इसे पीपीटी बोलते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस क्या होता है इसके लिए, ऐसा पीपीटी में ना तुम्हें ज्यादा ना मतलब जो क्लियर और कॉन्साइज होना चाहिए, और ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पैराग्राफ वगैरह में भी होता है। इसमें कॉन्साइज होना चाहिए, क्लियर फॉन्ट्स होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, समझ में आना चाहिए, प्रॉपर विजुअल होना चाहिए, और कंसिस्टेंट डिजाइन होना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि हर हर पेज में अलग अलग डिजाइन बना दिया पीपीटी वगैरह में, ठीक है। और लिमिटेड टेक्स्ट होना चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। विजुअल एड्स क्या होता है, विजुअल एड्स से हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग में, जैसे कि मान लो तुम ग्राफ या चार्ट या फिर डायग्राम्स इमेजेस के थ्रू कोई टॉपिक समझाओगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये विजुअल एड्स में आते हैं, ये प्रेजेंटेशन को और इंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव बनाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो जो कोई टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है तो तुम्हें कोई विजुअली, जैसे वो कोई तुम्हें, जैसे कि मान लो मैं ही पढ़ा रही तुम्हें, तो मैं तुम्हें ना हैंड रिटन अगर देती, ये सब चीजें देती, तो तुम्हें ना उतना चीजें मान लो मेरी हैंड राइटिंग समझ में ही नहीं आती, तो है ना, तो वैसे तो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, लेकिन मान लो अगर तुम्हें समझ में नहीं आती तो उससे प्रॉब्लम हो जाता है ना, तुम्हें समझ में ही नहीं आता। लेकिन लेकिन मान लो मैं तुम्हें ये पीडीएफ से दिखा रही हूँ तो इसमें चीजें समझ में आ रही है ना, तो ये ज्यादा समझ में आ रही है, तो ये मोर इन्फॉर्मेटिव या फिर मोर इंगेजिंग हो गया, है ना। तो जो इसलिए जो विजुअल एड्स होते हैं वो ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। इस वाले यूनिट में हमने पढ़ा बिजनेस लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन के स्किल्स क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे
क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के बारे में हमने पढ़ा, यानी कि मतलब पढ़ा, हाँ, यानी कि कैसे ये सक्सेस प्रोवाइड करती है। सो इन्हीं चीजों से सक्सेस बिजनेस में प्रोवाइड होता है, जैसे कि बिजनेस लैंग्वेज हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया। नेक्स्ट यूनिट है तुम्हारा राइटिंग स्किल्स, रिपोर्ट राइटिंग, ऑफिस करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब राइटिंग स्किल्स में क्या होता है, यानी कि अपने आइडियाज को, अपने व्यूज थॉट्स वगैरह को लॉजिकली और क्लियरली, है ना, क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव वे में रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कर पा रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो ये हो गया राइटिंग स्किल्स में आते हैं। जैसे कि ईमेल्स वगैरह होते हैं ना, फॉर्मल वे में भेजना होता है, एप्लीकेशन हो गया, सो ये सब चीजें आती है राइटिंग स्किल्स में। प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस, तो पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, सबसे पहले बिजनेस के मैसेजेस को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्लानिंग। बिना किसी चीज से प्लानिंग करे तुम कैसे उसे एग्जीक्यूट कर दोगे ना, जरूरी होता है हर चीज को करने से पहले क्या करो, तुम प्लान करो, क्या करो, प्लान करो। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, अब प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और टाइम बचाता है, क्लैरिटी ऑफ द पर्पस, यानी कि यानी कि जो मेन मुद्दा है जो है ना, उसकी क्लैरिटी रहती है, पता होता है, टाइम बचाता है, और आइडियाज को है ना इम्प्रूव कर पाता है, यानी कि जो और आइडियाज देने हैं ना, ऑर्गेनाइजेशनल आइडियाज देना, उसे इम्प्रूव करता है, और फालतू की जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसे अवॉइड करता है, यानी कि नहीं देना। तो इसलिए पहले प्लानिंग करनी रख के ना, मतलब प्लानिंग करके रखना पड़ता है, ताकि अननेसेसरी ना ये चीजों को तुम ना पहुंचाओ, जो सिर्फ आइडियाज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही बताओ, क्लैरिटी हो तुम्हें, जो तुम्हें पहुंचाना है मैसेज किसी तक, ठीक है, यानी कि बिजनेस वो तुम्हें पहुंचाना है, जो कम्युनिकेशन करना है बिजनेस में, और तुम्हारा टाइम भी बचाते है ना, पहले प्लान करके रख लेते हो तो बाद में परेशानी नहीं होता है। स्टेप्स क्या होता है, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है तुम्हें ऑब्जेक्टिव को, नोइंग द ऑडियंस को जानना होता है, फिर मीडियम सेलेक्ट करना पड़ता है एप्रोप्रिएट, फिर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हो प्लान को। रीराइटिंग एंड एडिटिंग, और रीराइटिंग और एडिटिंग क्या होता है, यानी कि ये हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ द मैसेज को, ठीक है। अब कोई मैसेज गलत हो गया तो तुम उसे ना एडिट करके तुम सही लिख सकते हो, है ना, दोबारा लिख के रीराइट करके उसे एडिट करके सही कर सकते हो। सो मैसेज में तुम्हें कुछ गलत लिख दिया है, फिर कम लिखा, तो क्वांटिटी भी इससे इंप्रूव हो जाएगी क्वालिटी के साथ साथ। स्पेलिंग का मिस्टेक या फिर कुछ कम लिखा तो वो सब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को तुम सही कर सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या होता है, एरर्स रिमूव हो जाते हैं, गलतियां हो गई, मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, फिर कम लिखा तुमने तो क्लैरिटी इंप्रूव करता है, करेक्टनेस प्रोवाइड करता है, इंश्योर करता है सही हो जाएगा उससे, और प्रोफेशनल टोन को एनहांस करता है। पर जैसे मान लो तुम्हें गलती से ना प्रोफेशनल की जगह तुमने इनफॉर्मल वे में लिख दिया है, अनप्रोफेशनल लिखा था तुमने, तो उससे प्रोफेशनल लिख दिया तुमने बाद में, सो इससे हो सकता है ना टोन बड़े इनहेंस कर दिया। फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होता है, फर्स्ट ड्राफ्ट होता है इट इज द इनिशियल रिटन फॉर्म ऑफ द मैसेज, यानी कि तुम अब जब मैसेज लिखते हो ना, तो एक ड्राफ्ट रेडी करते हो तुम, है ना, मैसेज लिखने से पहले एक ड्राफ्ट रेडी करते हो भेजने से पहले। सो उससे पहले जो तुम लिखते हो मैसेज को, तो उसे फर्स्ट ड्राफ्ट बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, फाइनल नहीं होता, एरर्स होता है उसमें, फोकस करता है कंटेंट पे, तो तुम उसे जब ठीक कर लेते हो ना, तो फाइनल बना लेते हो, पूरा फोकस कंटेंट सही कर लेते हो, तुम उसे फिर भेज सकते हो, तो वो होता है तुम्हारा फाइनल ड्राफ्ट, जो कि है ना, उसे सही करने के बाद, यानी कि फर्स्ट के को सही करने के बाद जो तुम बनाते हो तो तुम्हारा फाइनल ड्राफ्ट होता है, तो उसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, रिकंस्ट्रक्ट करते हो। सो यानी कि प्रिपेयर करते हो उसे, स्पेलिंग्स वगैरह कुछ भी गलतियां हैं तो उसे ठीक करने के बाद, तो वो होता है फाइनल ड्राफ्ट। इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्लियर होता है, कॉन्साइज होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, प्रोफेशनल टोन होता है, एरर फ्री होता है, यानी मिस्टेक्स वगैरह नहीं होते। ऑफिस करेस्पॉन्डेंस क्या होता है, इट रेफर्स टू द फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हो या फिर खुद की ऑर्गेनाइजेशन में ही है ना, रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन करना है ना, कुछ जैसे कि मान लो नोटिस वगैरह हो गया ना, तो रिटन फॉर्म में ही होता है ना, या फिर मान लो कोई ऑनलाइन जैसे रिटन फॉर्म में भेज रहे हो तो सब ऑफिस करेस्पॉन्डेंस में आ जाता है, फॉर्मली लिखते हो उसे। ऑफिशियल लेटर्स आर रिटन फॉर फॉर्मल पर्पसेस, सो ऑफिशियल लेटर्स को फॉर्मल पर्पस के लिए लिखा जाता है। जैसे कि फीचर्स होता है फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल में लिखा जाता है,
हाँ, फॉर्मल पर्पस के लिए लिखा जाता है तो फॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे ना ऑफिशियल लेटर्स को। सब्जेक्ट उसका क्लियर होता है ना, सब्जेक्ट मेंशन करना होता है। पोलाइट टोन होती है, यानी कि मान लो तुमने एक दूसरे को ना ऑर्गेनाइजेशन को ना कोलैबोरेशन वगैरह के लिए कुछ मैसेज भेजा, ठीक है, रिटन रिटन वो फॉर्म में, ठीक है। अब तुम मान लो उससे ना दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हारी बनती नहीं है, लेकिन तुम्हें ना उनसे काम है, कोलैबोरेशन करना है, कुछ कुछ फायदा हो सकता है तुम्हें, तो तुम ना चाहे भले ही तुम्हें वो पसंद हो ना हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो दूसरी कंपनी, तो भी लेकिन टोन को तो पोलाइट रखना पड़ेगा ना। सो इसलिए ना क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट भी क्लियर होना चाहिए, पोलाइट टोन होना चाहिए, प्रॉपर, और फॉर्मेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है इसमें। प्रॉपर फॉर्मेट होनी चाहिए, और लैंग्वेज हमेशा फॉर्मल ही यूज होता है बिजनेस में, ठीक है। सेमी ऑफिशियल यानी कि सेमी ऑफिशियल्स मतलब यानी कि पर्सनली भेजा जाता है किसी को, लेकिन फॉर्मल टोन रखते हैं ना, तो सेमी ऑफिशियल हो गया। यानी कि मान लो कि कोई मान लो तुम्हारे कंपनी में कोई है, मतलब कोई पोस्ट खाली है किसी जॉब के लिए, तो तुमने मान लो किसी एक ही को भेजा है वो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, किसी एक ही को भेजा तो वो क्या हो गया, पर्सनली तुमने उसे ही भेजा, तो सिर्फ ये हो गया लेकिन तुम भेजोगे तो फॉर्मली, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो फॉर्मल टोन में ही लेकिन भेज रहे हो, लेकिन उस बस एक पर्सन को भेज रहे हो ना, तो पर्सनल, यानी तो पर्सनल हो गया ना, पर्सनली भेज रहे हो, तो ये हो गया सेमी ऑफिशियल लेटर्स। पर्पस इसका होता है फास्टर कम्युनिकेशन, फ्रेंडली अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मेमोरेंडम क्या होता है, या फिर मेमो मेमो भी बोलते हैं शॉर्ट में। सो मेमोरेंडम यानी या तो फिर मेमो होता है, यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनल कम्युनिकेशन होते हैं, उनके अंदर की बातचीत रहती है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो लोगों के बीच में होती रहती है, उसे बोलते हैं मेमोरेंडम या फिर मेमो। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नो सैल्यूटेशन, इंफॉर्मेटिव इन नेचर, ब्रीफ एंड डायरेक्ट, यानी कि अब खुद ही ऑर्गेनाइजेशन में ना आपस में लोग बातचीत करें तो वो तो डायरेक्ट बात करेंगे, सर मैम की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बातचीत हो जाती है अगर आमने सामने से हो रही है तो, और इन्फॉर्मेटिव भी होती है, ब्रीफ होती है। नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट क्या होता है, एक सिस्टमैटिक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फैक्ट, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस को प्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट हो गया, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। अब फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले टाइटल रखना पड़ता है ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं, टाइटल है ना, किस चीज पे है वो रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उससे रिलेटेड है ना, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, उसके और क्या मेन गोल है, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, और रिपोर्ट में क्या फाइंड करा है ना, फाइंडिंग्स लिखते हैं, क्या रिसर्च करा है ना, क्या पता चला। फिर कंक्लूजन लिखते हैं उसके पे, मतलब क्या रिजल्ट आएगा, क्या कंक्लूजन, हाँ फिर कंक्लूजन लिखते हैं। रिकमेंडेशन यानी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सो वो रिकमेंड सजेशंस वगैरह में हो गया, रिकमेंडेशंस में। स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। स्टेप्स क्या होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि कलेक्शन बहुत जरूरी होता है। अब बिना डेटा को कलेक्ट करे रिपोर्ट कैसे लिखोगे, है ना। इन्फॉर्मेशन को तुम्हें पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, कि पहले तुमने सारी इन्फॉर्मेशन से निकाल के रख ली और डेटा कलेक्ट करके रख लिए, जैसे कि 10-15 सोर्सेज से तुमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा, अब उससे ऑर्गेनाइज करोगे, क्योंकि अब वरना एक साथ कैसे दे सकते हो उसे, सो उसे ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसमें से भी कुछ मतलब जो जरूरी है वही निकाल के रखोगे, और जो जरूरी नहीं है उसे रिमूव कर दोगे, अलग जगह रख दोगे, है ना, डेटा को। फिर उसे एक रिपोर्ट में ड्राफ्ट करोगे, बनाओगे रिपोर्ट में, फिर उसे रिव्यू करोगे, चेक करोगे कुछ गलतियां तो नहीं है, कुछ मिस्टेक्स वगैरह है तो उसे प्रॉपरली क्या करोगे, सही करोगे, ठीक करोगे, एरर्स को ठीक करोगे, फिर उसे फाइनलाइज करके फाइनल रिपोर्ट तैयार करोगे, बनाओगे, ठीक है। फिर और इसका क्या प्रोसेस रहता है, डिफाइनिंग पर्पस, यानी कि डिफाइन करते हो उसे, प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हो उसे, बताते हो। आइडेंटिफाई ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस को पहचानते हो कि तुम्हें वो किसे भेजना है, किसे बताना है, उसे प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हो, पूरा प्रॉपरली बनाते हो, क्रिएट करते हो, तैयार करके रखते हो, तो वो तुम्हारा होता है रिपोर्ट का, है ना, मतलब लिखने का पूरा प्रोसेस रहता है ये तुम्हारा। और इसमें क्लियर लैंग्वेज यूज करनी होती है, फॉर्मली होनी चाहिए, इट शुड बी फॉर्मल एंड क्लियर लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द विजुअल्स इन रिपोर्ट्स। सो क्या विजुअल्स का रिपोर्ट्स में, मतलब रिपोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस रहता है,
अब जैसे कि तुम्हें पता है कि विजुअल्स में चीजें ज्यादा समझ में आती है, बेटर वे में समझ में आती है, और उससे जल्दी मतलब प्रेजेंट मतलब अपने माइंड में मतलब प्रोसेस करना ज्यादा इजी रहता है। तो उससे क्या कर, और ये इम्प्रूव भी करता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है। और किस तरह के विजुअल्स होते हैं, अब जो रिपोर्ट तैयार करी जाती है ना, तो उसमें ज्यादा जो चीजें होती है वो ग्राफ्स के थ्रू दिखाई जाती है, ग्राफ्स के थ्रू या फिर बार ग्राफ वगैरह होते हैं ना, चार्ट्स के थ्रू दिखाई जाते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह हो गया, या फिर डायग्राम्स के थ्रू दिखाई जाती है ना। है ना, जैसे कि अब बिजनेस मार्केटिंग रिपोर्ट वगैरह दिखानी है किसी को, तो ना ग्राफ के थ्रू दिखाते रहते हैं कि उनकी सेल्स कितनी चली कितनी नहीं चली, तो एक ग्राफ के थ्रू ना प्रॉपर समझ में आता है, और ऐसे प्रेजेंटेशन प्रॉपर वे में हो पाता है, उससे क्लैरिटी मिलती है। सब है ना, लोगों को तुम प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो, प्रॉपर उसमें एक्सप्लेनेशन मिल पाती है, क्लैरिटी रहती है, और इजिली रीडेबल रहता है, उनकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है उससे। नेक्स्ट है APA स्टाइल डॉक्यूमेंटेशन। अब इसका यूज करा जाता है सिटेशन एंड रेफरेंसिंग के लिए, ठीक है। अवॉइड इम्पोर्टेंस क्या होता है, प्लेगरिज्म को अवॉइड करना होता है, कि कॉपी पेस्ट वगैरह कहीं से नहीं करना होता है, अवॉइड करता है ये, ठीक है। एकेडमिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, स्टैंडर्डाइजेशन को इंश्योर करता है, ठीक है। लाइक स्टैंडर्ड होना चाहिए, बिजनेस की चीजें तो स्टैंडर्ड तो होनी चाहिए ना। सो स्टैंडर्डाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, और कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसमें अवॉइड करना होता है, तो ये अवॉइड करता है जो APA स्टाइल होता है। सो उसी है ना, तो ये इसी का स्टाइल का इंपॉर्टेंस होता है APA स्टाइल का। सो तुम्हारा कंक्लूजन है कि इसमें हमने पढ़ा इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स पढ़े, ऑफिस करस्पॉन्डेंस पढ़ा, रिपोर्टिंग राइटिंग पढ़ा हमने, ठीक है। सो अब हम PYQs देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सब तुम करके चल जाओगे ना, तो ये सब तुम्हारे लिए इनफ रहेगा, इससे कुछ बाहर करने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है तुम्हें, बस इसे ही अच्छे से लर्न कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। So business communication, the principles of courtesy and clarity are as important, conciseness and completeness discussed in the context of the effective communication. So ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी पूरा यूनिट एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, है ना, पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो तुम्हें सिर्फ आंसर से थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी तुम इससे पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो, या फिर नोट्स अगर चाहो परचेज तो कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, सेम वे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या मेन प्रिंसिपल्स रहते हैं, क्या क्या चीज इसमें होती है ना, फॉर्मल मैसेज कैसा होना चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो पूरा, इन सब चीजों को पूरा एक्सप्लेन कर देना। ये सब देख लो तुम लोग एक साथ, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना सारा यूनिट्स को, तो ऐसे तुम लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है सिमेंटिक बैरियर्स हो गया, है ना, एक्सप्लेन करा था ये सारा चीजें, इसे कैसे ओवरकम कर सकते हो, डेफिनेशन लिखोगे, इसमें कॉजेस लिखोगे, क्या होता है, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, क्या वेज होते हैं, क्या तरीके से ओवरकम कर सकते हो, इन चीजों को एक्सप्लेन करोगे, ऐसा सेम लिख सकते हो। कंक्लूजन पर लिखोगे फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीजें आती है, ठीक है। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में क्या होता है, कंक्लूजन या फिर डिफरेंस वगैरह भी लिख सकते हो इसमें। रिपोर्ट ड्राफ्ट करना है, ठीक है, ये सब देख सकते हो तुम। इंट्रोडक्शन पहले लिखना, इसमें क्या फाइंडिंग्स है, रिकमेंडेशंस हो गया, विजुअली है ना, विजुअली तो दिखाना, तो बट इसमें तुम आंसर में विजुअली तो दिखाओगे नहीं, तो ऐसे ही कर देना, ठीक है, कंक्लूजन वगैरह लिख दोगे। और इन फिफ्थ क्वेश्चन है बिजनेस लेटर अगर सही से नहीं होगा, है ना, फेल हो जाए तो सो इससे क्या मतलब कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है, क्या फंक्शंस रहते हैं, कैसे इंपॉर्टेंस क्या रहता है बिजनेस लेटर्स का। सो बिजनेस लेटर का ना लिख सकते हो, फॉर्मल रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कैसे लिखोगे, इंडिविजुअल्स के बीच में क्या इंपॉर्टेंस रहता है, कंक्लूजन। नोटिस ड्राफ्ट करना है, ठीक है, नोटिस में पहले नोटिस लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सेलिब्रेशन के लिए लिखना है, सजेशंस प्रोवाइड करना है, सब्जेक्ट है, फिर है ना, ये तुम याद कर सकते हो सेम फॉर्मेट, ठीक है। और फिर अगर कुछ भी है तो ऐसे ही लिख देना, फिर किसे लिख रहे हो ये सब मेंशन करोगे। अप्रोचेस टू द नेगोशिएशन का एक्सप्लेन करना है, तो डिफाइन लिखोगे कि नेगोशिएशन क्या होता है, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट को डिस्कशन करना, ठीक है, नेगोशिएशन हो गया, टाइप्स लिख दोगे, ठीक है। फिर कंक्लूजन लिखोगे। सो ये
है ना, कंक्लूजन में तुम ऐसे मतलब सेम तुम जैसे मैंने लिखा है तुम वैसी चीजों को बस लर्न कर लेना अच्छे से, और खुद भी प्रैक्टिकल लिख लिख के देख लेना। अगर तुम्हें लर्न इजीली नहीं होता तो तुम लिख लिख के देख सकते हो, शॉर्ट फ्लो चार्ट्स वगैरह के बना सकते हो। लर्न करने के लिए रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हो, और एग्जाम में भी ऐसा सेम लिख के आ सकते हो। तो तुम बस यहीं से बस लर्न कर लेना। अगर पीडीएफ बाय करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अच्छी वीडियो लगे तो ठीक है लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। मतलब जितने दोस्तों को शेयर कर सको तो उतने दोस्तों को शेयर कर देना।